अच्छा, तो रिवीजन में आज मैं कोशिश करता हूँ कि फर्स्ट 2 चैप्टर्स का जितना मैक्सिमम रिव्यू मैं आपको करा सकूँ, ठीक है? करना आपने इंशाल्लाह एक्टिवली इन्वॉल्व होंगे, लेकिन ये कि टास्क ज़रा तेज़ से सॉल्व करने हैं, ठीक है? अच्छा, चैप्टर 1 के अंदर ज़ाहिर है अनसर्टेनिटी है, यूनिट्स हैं, टाइप्स ऑफ एरर्स हैं, ठीक है? और सीआरओ है, सीआरओ खैर मैं वेव्स के साथ करवाऊँगा। अब ये कि आप लोगों ने ना एक सिलेक्टेड टाइम के अंदर टास्क करने हैं, ठीक है? तो पहला टास्क नंबर 1, आपने क्या करना है, ऐसे यूनिट निकालनी है कुछ ट्रिकी चीज़ों की, ठीक है? लाइक आपके पास पहला आप इस तरह करें कि एनर्जी की यूनिट निकालें, दूसरा आप पावर की यूनिट निकालें, ठीक है? तीसरा आप वोल्टेज की यूनिट निकालें, पोटेंशियल डिफरेंस की, और चौथा पार्ट आप रेजिस्टेंस की यूनिट निकालें, ठीक है? पांचवा पार्ट रेजिस्टिविटी की यूनिट निकालें, ठीक है? तो ये 5 पार्ट्स हैं, जरा ये जल्दी से सॉल्व करें क्वेश्चन 1 के अंदर। बी क्विक, तेज से काम करना है। अच्छा, पहला पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ में वो स्किल्स जो एग्जाम्स की क्वेश्चंस को टैकल करने के लिए रिक्वायर्ड है ना, उनको पॉलिश करूंगा, ठीक है? ताकि आपकी जो है रिवीजन अच्छी हो जाए। एनर्जी के लिए जो मर्जी फॉर्मूला यूज करें, मुझे आंसर बताते जाएं, ठीक है? थोड़ा कोशिश करने क्विक रहना है। अच्छा, जो आंसर बताएंगे मैं तो लिखते जाऊंगा। ऐसे कर रहे हो कॉपी पे? जी सर, कह रहा हूँ। गुड। साथ से जरा बताना भी है, एनर्जी के लिए आप क्या कर रहे हैं अशल? यूनिट के लिए ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी सर यूनिट इसमें कौन सा है लेंगे? नहीं, यूनिट कह रहा हूँ, इसमें एनर्जी में कौन सा फॉर्मूला काइनेटिक ले लेंगे? लो, काइनेटिक ले लो, पोटेंशियल ले लो, जो दिल करते ले लो। पोटेंशियल ले सकते हो, काइनेटिक ले सकते हो, दोनों में से जो मर्जी ले लो। लाइक mgh लगा के ना इससे यूनिट निकालो, शाबाश। तेज से काम करना है, रिवीजन है ना, कोशिश करो थोड़ा स्पीड को जरा मेंटेन करो। अच्छा, आंसर बताते जाओ जो आते जाए। सर केजी का है, वो एनर्जी का है केजी मीटर पर सेकंड। नहीं, केजी मीटर स्क्वायर s-2, ये क्यों नहीं आ रहा? हाँ देखो फातिमा, आप देखो आपका ये आंसर बन रहा है? हाँ हाँ सर, स्क्वायर है ना, क्योंकि इसका स्क्वायर है। सही सर हाँ मेरा बन रहा है। ठीक हो गया। सही हो पावर गया। का निकालें, पावर इक्वल टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम से। ये सेम यूनिट इधर इधर पुट कर दो एनर्जी की जगह। केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड। केजी मीटर स्क्वायर s-3 नहीं हो जाएगा? बनेगा ना केजी s-3? मीटर स्क्वायर s-3। यस, वेरी गुड। अच्छा, वोल्टेज, ये पोटेंशियल डिफरेंस, इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी कहते हैं या फिर वोल्टेज भी कहते हैं। इसकी यूनिट निकालें। क्या फॉर्मूला है, माइंड में आ रहा है? वोल्टेज के लिए आर। एनर्जी बाय, नहीं IR से करोगे मुश्किल होगा, रेजिस्टेंस की यूनिट भी नहीं है। आप इस तरह करो, वोल्टेज के लिए एनर्जी बाय चार्ज से जाओ। किससे जाओ? एनर्जी एनर्जी बाय डिवाइडेड बाय, चार्ज। एनर्जी की जगह यूनिट आपको पता है, चार्ज की जगह करंट इनटू टाइम लगा लो, ठीक है? सर करंट के लिए एम्पियर्स लगाएंगे। हाँ, एम्पेयर्स लगाएंगे। अच्छा फातिमा शैल, अब आपने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना एक काम करना होगा। मैं आपको जो होम टास्क अभी दूंगा ना बच्चों, उनमें आपने बहुत सीरियस होना है, ठीक है? कुछ हो जाए ना फातिमा, आपने एक दिन डिले हो सकता है, लेकिन आपने होम टास्क नहीं छोड़ना। अच्छा, जी बिकॉज सर, जी अभी मैं सर। ना जो आपकी स्किल्स पॉलिश करूंगा ना, उस स्किल्स से रिलेटेड आपको बड़े चैलेंजिंग क्वेश्चंस में ढूंढ के दूंगा। सही है? आपको बस टॉपिकल थ्योरी या एमसीक्यूज में से क्वेश्चन नंबर एलोकेट होंगे, वो क्वेश्चन नंबर्स आपने ट्राई करने हैं, ठीक है? ठीक ओके है सर। सर। अगर आपको ग्रेड चाहिए, ये जितना मैं अच्छा पढ़ा लूँ, ये C-D इस पर ग्रेड नहीं जाएगा जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे। हाँ, वोल्टेज का देखें क्या बनता है। सर केजी मीटर स्क्वायर s-3 एम्पियर। केजी A-1 स्क्वायर s-3 A-1। वन। गुड। अच्छा, एग्जाम में जब रेजिस्टेंस की यूनिट आएगी ना, अभी तो आपके सामने वोल्टेज की है,
लेकिन एग्जाम में जब आपके पास रेजिस्टेंस यूनिट आएगी तो आप R इक्वल्स टू V बाई आई करोगे और वोल्टेज यूनिट नहीं होगी आपके पास, वोल्टेज की जगह फिर आपको एनर्जी बाई चार्ज लगाना पड़ेगा। अच्छा वहाँ यहाँ पे V इक्वल्स टू आई आर से यूनिट नहीं आ सकती, अच्छा उससे मुश्किल होगा, फिर ये कर दिया और आगे हमने करंट नीचे लगा दिया। अब चार्ज की जगह I इंटू टी करो, एनर्जी की जगह mgh करो, इस तरह से यूनिट निकालो। अब इधर mgh करो, चार्ज की जगह I इंटू टी करो तो I स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी हो जाएगा, ठीक है। सर ये रेजिस्टेंस का आ रहा है केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस टू। केजी मीटर स्क्वायर एस माइनस थ्री ए माइनस टू, परफेक्ट आंसर है, कोई मिस्टेक नहीं है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा आगे है रेजिस्टिविटी, नेक्स्ट है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का फार्मूला कौन सा यूज करोगे? R इक्वल्स टू रो एल डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। रो की यूनिट फाइंड करनी है। अच्छा अब एग्जाम में जब रो की आएगी ना तो आपको टफ टाइम इसलिए मिलेगा बच्चों, आपको रेजिस्टेंस यूनिट खुद निकालनी पड़ेगी अलग से। तो अशल पहले ये स्टेप करके फातिमा, ठीक है, जी ये सर। वाला, फिर आपको यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, फिर आपको रो को सब्जेक्ट बनाना है। ज़ाहिर लेंथ के लिए तो आपको मसला नहीं है, लेंथ की यूनिट और एरिया की यूनिट वो आपके लिए मुझे पता है आसान है, वो आपको आती है, ठीक है। सर रो की आ रही है केजी एम थ्री एस माइनस थ्री ए माइनस टू। R A ओवर L हो गया, R की जगह एक मिनट ठहरो, असल में आपका आंसर ठहरो नोट करता हूँ, -2 हो गया ओवर एरिया की जगह मीटर स्क्वायर ओवर लेंथ की जगह मीटर, ठीक है। हाँ अब बताओ क्या बनती है? केजी सर ये एस थ्री है, एस एस माइनस माइनस थ्री, थ्री। जी जी। -3, ठीक है ना, अच्छा ये एस सर लग माइनस रहा है थ्री, टू लिखा है। हाँ -3 हो गया ना, जी। तो ये बन गया केजी मीटर क्यूब मीटर क्यूब S-3 माइनस थ्री। A-2, यही बनता है। जी सर। फातिमा आप देख लो आपके बनता है नहीं बनता, जी सर यही बना है। ठीक हो गया। अच्छा अब एक यूनिट है थोड़ी सी और जरा डिफरेंट सी है, हीट कैपेसिटी Q इक्वल टू MC डेल्टा T, एक फार्मूला है, एग्जामिनर कहते हैं C की यूनिट फाइंड करें। तेज से काम करना है, मैंने बहुत ज्यादा रिवीजन का टारगेट रखा हुआ है। अच्छा हो गया। अच्छा यस Q सर। चार्ज की एनर्जी है, Q की जगह एनर्जी है, ठीक है, तो आप Q की जगह kg m² S-2 लगा सकते हैं ओवर मास की यूनिट kg और टेम्परेचर यूनिट केल्विन इक्वल टू C। तो क्या बना? सर ये होगा केजी मीटर kg स्क्वायर। कट गया, kg कट गया, केजी काट गया। हाँ केजी। ये देखो मीटर स्क्वायर एस माइनस टू के माइनस वन। सही हो गया, ठीक हो गया। फातिमा देखो ये यूनिट बनती नहीं बनती आपकी, जी जी मैं यही बना। ये बन गया, सही हो गया, ठीक हो गया। अच्छा अब आई होप कि यूनिट्स में मसला नहीं है, सही है। सेकंड पार्ट मैथ्स में आते हैं जी अनसर्टेनिटी के ऊपर। दो क्वेश्चन दूंगा, एक में परसेंटेज और दूसरा मिक्स होगा, एक में सिर्फ परसेंटेज होगा, ठीक है। अनसर्टेनिटी, अच्छा हमारे पास ये ब्लॉक है और ये इसका वो है, ठीक है, इसका डायमीटर है 20 ± 1.5
5% और इसकी हाइट है 5 ± 0.2 सेंटीमीटर और ये है मिलीमीटर, ठीक है। और इसकी मास है 7.5 ± 0.4 kg, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन आ गया एक सिलेंडर का डेटा, ठीक है, जी सर। जहाँ पे मैंने यहाँ पे आपको डायमीटर दिया हुआ है। ओके, अब सवाल ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल डेंसिटी, Mass per unit पहला volume. पार्ट है डिफाइन, गुड, ये आपने कर लिया डिफाइन डेंसिटी। अच्छा, और पार्ट बी है कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंडर। वॉल्यूम अब आपको मैं नहीं बता रहा, आप खुद सोचें वॉल्यूम कैसे होगा। ट्राई टू कैलकुलेट डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंडर। और सी पार्ट है कैलकुलेट टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी in density, and D part write down the answer of density with its actual uncertainty. ये 4 पार्ट्स हैं। अच्छा, पहला पार्ट फातिमा ने बता दी थी, डेंसिटीज मास पर यूनिट वॉल्यूम। मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक हो गया। अच्छा, डेंसिटी के लिए आप बच्चों वॉल्यूम में क्या करोगे? Pi r फातिमा squared थोड़ा h. सा, पाई आर स्क्वायर। हाँ, डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम की जगह पाई, वेरी गुड, आर स्क्वायर इंटू एच, एच। लेकिन आर तो नहीं गिवन, Sir, मास ओवर diameter को 2 पाई से divide करेंगे. गुड टू डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एच, ठीक है। तो ये आपके पास एक्सप्रेशन बन गई है, इस एक्सप्रेशन के अंदर आप वैल्यूज पुट करें, आपके पास डेंसिटी का आंसर आ जाएगा। मेक श्योर टू ऐड प्रीफिक्स, ओके, जहां पे प्रीफिक्सेस लग रहे हैं वो आपने ऐड करने हैं, ऐसा ना प्रीफिक्स ना लगाएं तो कोई मसला बने आपके लिए। है सर क्या चीज? प्रीफिक्सेस नहीं है, सेंटीमीटर की जगह -2, मिली की जगह -3, अच्छा अच्छा अच्छा, सही सही। ये देखो ये सेंटीमीटर है ना, जी जी समझ यहाँ पे आपको गया, समझ माइनस, गया। गुड, ये मिस्टेक्स नहीं करनी। अच्छा, मैथ्स इज परफेक्टली फाइन, मैथ्स में कोई मसला नहीं है। और इस आंसर में आपको अनसर्टेनिटी की जरूरत नहीं है। अच्छा, पहले बी पार्ट के लिए यू डू नॉट नीड टू डू एनीथिंग विद अनसर्टेनिटी। फर्स्ट आंसर जरा देख के बताएं क्या बना है। जी, डेंसिटी का आंसर 4m/πd² इंटू एच। Sir, जब diameter को 10-3 से multiply करेंगे तो वो 1.5% के लिए भी कुछ चेंज करेगा या सिर्फ 20 नहीं, के साथ मल्टीप्लाई करना? अभी आप पार्ट बी कर रही हैं फातिमा, पार्ट सी कर रही हैं? डी। बी, पार्ट बी में ये जो नहीं, part अनसर्टेनिटीज हैं, B. ये परसेंटेज है, इनका कोई काम नहीं है। आपने सिर्फ फर्स्ट आंसर को देखना है। आपने वो आंसर जिनमें मैं टिक लगा रहा हूँ, आपने सिर्फ उनको देखना है। आपने ये वाला आंसर देखना है, आपने ये वाला देखना है, आपने ये वाला, ठीक है।
ये वाले आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी ये प्लस माइनस की बाद की वैल्यू से कोई आपका अभी काम नहीं है पार्ट बी में, ठीक है। अच्छा आपको सिर्फ डेंसिटी का आंसर चाहिए किलोग्राम पर मीटर क्यूब में ना, सर तो मेरा यहाँ पे तो डायरेक्ट आ गया सर 4.77 into 10 power 5। 4.77 को 4.8 कर लेते हैं इंटू 10 पावर 5। फातिमा अशल का आंसर मुझे लगता है सही है। फातिमा देखो कैलकुलेशन में ये मसला है, आपको 4 इंटू मैथ्स की जगह क्या लगाओगी 7.5 ओवर पाई अपनी जगह डी स्क्वायर देखो फातिमा 20 है ना, तो 20 इंटू 10 पावर -3 का स्क्वायर हो गया इंटू जी सर एच मैंने है। कर दिया। गुड, यही बनेगा ना। जी यही आंसर है। क्या आंसर बनेगा? अशल का मैच कर रहे, गुड। अच्छा अब अगली बात, आपने क्या करना है कि इसमें टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालनी है, परसेंटेज अनसर्टेनिटी सी पार्ट, ठीक है। तो अब देखें एक्सप्रेशन को जरा गौर से देखें और मुझे बताएं क्या करूं, मैं आपके कहने पे सॉल्व करूंगा। 4m ओवर पाई डी स्क्वायर एच ना, जिस बच्चे ने ये एक्सप्रेशन बना लिया ना अब उसके लिए आसान होगा बिकॉज वो यहाँ से परसेंटेज डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कांस्टेंट कौन से जिनको हम इग्नोर कर सकते हैं? 4 4 और सर ये देखो 5 4 पर ये कांस्टेंट है ना, जी। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं कांस्टेंट्स को, जितने भी कांस्टेंट है इसके अंदर हम उसको क्या कर देते हैं इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास डेंसिटी के अंदर जो अनसर्टेनिटी निकालनी है परसेंटेज इन डेंसिटी वो बन जाएगी, यस बोलें, m बच गया ओवर डी डी स्क्वायर बच स्क्वायर गया एच और h। अब क्या करेंगे, अब वही बात डेल्टा m ओवर m इंटू 100, ठीक है फातिमा, प्लस 2 इंटू डेल्टा d बाई डी इंटू 100 प्लस डेल्टा h बाई h into 100। इंटू 100। लेकिन अब जो ऑलरेडी परसेंटेज में वो डायमीटर है, ये वाली चीज को कुछ करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसकी जगह हमें डायरेक्ट परसेंटेज गिवन है 1.5। लेकिन एक मसला है फातिमा, इसके ऊपर डी स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे फातिमा इस परसेंटेज को डबल कर लेंगे 2 इंटू 1.5%, ये हो गया। अब बाकी परसेंटेजेस नहीं गिवन, ठीक है। अगर आप इसको और इजी करना चाह रहे हैं तो आप एक काम भी कर सकते हैं, एम की और एच की अलग अलग परसेंटेजेस लेके फिर उसको आखिर में फॉर्मूले में लेके जा सकते हैं, लाइक 0.4 और 7.5 ये एम की परसेंटेज आ जाएगी इस तरह। सर इसमें तो सर यूनिट कन्वर्जन की जरूरत नहीं है ना। नो नीड टू कन्वर्ट। अब फातिमा करो 0.4 मैथ्स की जगह लगाओ, यहाँ पे 0.4 लगाओ फातिमा, नीचे 7.5 लगाओ इंटू 100, नो नीड टू कन्वर्ट। प्लस डी का तो डायरेक्ट आंसर है, डी का तो 2 इंटू 1.5% बिकॉज डी के परसेंटेज हमें गिवन है, ठीक है। और डेल्टा एच में भी 0.2 ओवर 5 इंटू 100। तो कैलकुलेटर में अलग अलग से जरा वैल्यूज करनी पड़ेंगी तब जाके आंसर आएगा। पहले इसका करो फातिमा, इसका निकालो फर्स्ट का, इसकी परसेंटेज निकालो, ठीक है। उसके बाद सेकंड तो परसेंटेज पता है उसको डबल करना है सिर्फ, क्योंकि डी का स्क्वायर था तो 1.5 को डबल कर दो बस 3% हो जाएगा। और फिर थर्ड आंसर निकालो ये वाला फातिमा, फिर इन तीनों को ऐड करो। सर 12.3। 12.3 ठीक है। अच्छा मैं आपका आंसर सेव कर लेता हूँ, देखता हूँ 12.3 बनता है। अच्छा क्रॉस चेक कर लो चल, ठीक है। ओके सर। जी सर मेरा भी यही आया। ठीक हो गया, तो ये 12.3% आपका टोटल आंसर बन गया, ठीक है। मैं फिर वन सेकंड एक बात बता रहा हूँ, ये हमें सॉल्व करना है, इसकी हमें डायरेक्ट परसेंटेज गिवन है, इसको 2 इंटू 1.5% करना था, इसका डेल्टा डी है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। और बाकी ये था, गुड हो गया। अच्छा अब आपके पास परसेंटेज आ गई है, सही है। अब हमें एग्जामिनर कहेगा कि आप इस तरह करें, राइट डाउन, सॉरी, हाँ हाँ, अब आपने करना है कि डेंसिटी का जो आंसर है वो इधर लिखें
और इसकी फातिमा परसेंटेज अनसर्टेनिटी इधर लिखें। हम्म, एग्जाम में हमसे ये मांग रहा है, ये ठीक है। अब आप क्या करेंगे, फर्स्ट आंसर तो आपके पास आया हुआ है 4.8 इंटू 10 पावर 5, ये तो बिल्कुल ठीक है। अब आप इसका 12.3% निकाल लेना, 12. सर इसको डिवाइडेड बाय 100 करेंगे, फिर इसको हाँ, मल्टीप्लाई करेंगे 12.3 डिवाइडेड बाय 100 इंटू दिस आंसर। सर वो आ रहा है 5.9 into 10 raised to power 4. अच्छा फातिमा गुड, अब आपका आंसर 5.9 इंटू 10 पावर 4 आ रहा है। अब 10 पावर्स को बैलेंस करना है ना, इसको 5 पे लेके जाना है। इसको इधर ले आऊंगा ना, तो ये हम्म। 0.59 हो जाएगा, 0.59, तो 0.59 को 0.6 कर देंगे, तो इंटू 10 पावर 5 हो जाएगा, ठीक है। सो अब हमारा आंसर आ गया, प्रॉपर आंसर 4.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 5, ये वाला, और उसके अंदर जो अनसर्टेनिटी आ गई है वो ये आ गई है 0.6 इंटू 10 पावर 4। आई समझ? जी। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया अनसर्टेनिटी का, ठीक हो गया? यस सर। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और करना है इस तरह का, उसमें प्रेशर आएगा। ये हमारे पास आ गया सिलेंडर। ये फातिमा आप समझ लें कि आप एग्जाम से क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है, एग्जैक्ट ऐसे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज अरे मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस लिखे हुए हैं तो मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। अच्छा, इसमें हाइट है 8 प्लस माइनस 0.4 सेंटीमीटर, मैस है 9.5 प्लस माइनस 0.2 किलोग्राम्स, और इसका जो डायमीटर है वो है 40 प्लस माइनस 3% मिलीमीटर, व्हाट मिलीमीटर। आपसे पहला क्वेश्चन जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं आप आंसर दें, नंबर 1, डिफाइन प्रेशर, ठीक है। आपने क्या करना है, प्रेशर का डिफाइन करना है। दूसरा आंसर, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ प्रेशर। इस सिलेंडर का जो प्रेशर लग रहा है वो आपने क्या करना है, कैलकुलेट करना है। ये सिलेंडर है, ठीक है, इसका प्रेशर आपने कैलकुलेट करना है, क्लियर। और जो सी पार्ट है, सी पार्ट, ठीक है, वो आपने करना है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन प्रेशर निकालनी है। और डी पार्ट, राइट डाउन द आंसर ऑफ प्रेशर विद इट्स एक्चुअल अनसर्टेनिटी। चलिए अब मैं वेट करता हूँ। प्रेशर का फॉर्मूला कौन सा लगेगा? यही तो मैं सोचने के लिए आपको क्वेश्चन दिया ना, सोचे। प्रेशर इक्वल्स टू फोर्स बाय फोर्स बाय एरिया। एरिया, यस। लेकिन फोर्स सर किस तरह निकालेंगे? फोर्स का मास इनटू ग्रेविटी हो जाएगा। अच्छा सर। सर इसमें से एरिया किस तरह निकालेंगे? एरिया देखिए ना, ग्राउंड के साथ जो एरिया है, एरिया ऑफ सर्कल क्या पढ़ाया था टीचर्स ने, एरिया ऑफ सर्कल पाई, पाई आर स्क्वायर। हाँ पाई आर स्क्वायर, या फिर आर की जगह डी बाई 2 पुट करें तो पाई डी स्क्वायर बाई 4। देखो अच्छा, अब आप फिर कहते हो इसको कि लेंथ से सर मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ, आप कहते हो कि सर आप बार बार डायमीटर क्यों देते हैं। देखो पाई आर स्क्वायर हुआ ना, फिर तो मसला ही नहीं है, आर डायरेक्ट गिवन होगा ना। लेकिन अगर डायमीटर गिवन हुआ तो फिर आपको आर पाई डी स्क्वायर बाई 4 यूज करना होगा। मैं डेट्स को आपको ट्रेन कर रहा हूँ उसके ऊपर, ठीक हो गया। ये हमारे पास एरिया का फॉर्मूला आ गया। तो ये तीनों पार्ट्स आपको सॉल्व करने हैं। पहले तो डिफाइन प्रेशर है ना, इसमें तो कुछ लिखना नहीं, सॉरी, इसमें तो डेफिनेशन लिखनी है। क्या लिखेंगे प्रेशर का? इट इज द फोर्स एक्सर्टेड, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स एक्सर्टेड पर यूनिट एरिया। ये तो हो गया, एक या 2 मार्क्स। अब प्रेशर कैलकुलेट करना है तो फातिमा करिए, प्रेशर फोर्स बाय एरिया हो गया, लेकिन फोर्स की जगह क्या करें? सर 9.5 into 9.81। हाँ गुड, mg ओवर पाई डी स्क्वायर बाय 4, ठीक है।
मेक श्योर कि प्रीफिक्सेस का ख्याल करना है। आई नो कि इस आंसर में अनसर्टेनिटी आपको काम नहीं आएगी, ना उसको कोई फायदा है, बट यू शुड बी केयरफुल अबाउट प्रीफिक्सेस। सर लेंथ कहाँ जाएगी? लेंथ किसी काम की नहीं है यहाँ पे, मैंने वैसे ही कंफ्यूज क्यों दी है। ये हाइट h है लेकिन यहाँ पे इसका यूज नहीं हो रहा। आज हम ना अच्छी तरह से यूनिट 1 को रिवाइज कर लेना, ठीक है, फिर कल इंशाल्लाह हम यूनिट 2 को रिवाइज करेंगे। खैर हमारे 5-6 दिन लग जाएंगे लेकिन हमारी बहुत अच्छी रिवीजन हो जाएगी। यस जी, बी पार्ट क्या आंसर बन रहा है? सर डायमीटर को 10-3 से मल्टीप्लाई करना है जी, 40 × 10⁻³ का स्क्वायर। सर आंसर है 7.4 रेज़ 10 into 10 to the power 4। हाँ 7.4 into 10 raised to the power 4। देखते हैं फातिमा का क्या आंसर बनता है। सर यही आया। पास कर, चलो वेरी वेल डन। अब आगे जाओ, शाबाश। अब इसमें परसेंटेज अनसर्टेनिटी निकालो, टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, ये जो एक्सप्रेशन है ना जिसको मैं ग्रीन में शेड कर रहा हूँ, इसमें से कांस्टेंट को गायब करो, आपके लिए आसान हो जाएगा। जो एक्सप्रेशन है उसमें से कांस्टेंट को गायब कर दो। 4 गया, g गया और पाई चला गया, तो पीछे आपके पास पीछे m/d²। हाँ, तो m/d डेल्टा m/m। अच्छा, डेल्टा m/m तो कर लोगे, गुड, इनटू 100 और d को सर मल्टीप्लाई कर देंगे 6 हो जाएगा ये। 3 into 2 वेरी 6। गुड फातिमा, ये तो m वाला सिलसिला खत्म हो गया, ये वाला एक आंसर। अब फातिमा इसमें प्लस करना है d वाला ना, ठीक है, तो +2 इंटू, अब डेल्टा d/d करता लेकिन मुझे d की परसेंटेज पता है ना, मुझे जरूरत ही नहीं डेल्टा d/d करने की, ठीक है। तो ये जो दोनों आंसर है इनको आप ऐड करो, आपके पास टोटल परसेंटेज अनसर्टेनिटी इंशाल्लाह आ जाएगी। आई समझ, नो नीड टू कन्वर्ट एनीथिंग ओवर हियर। जी सर। सर 8.1। ये हम कर रहे हैं प्रेशर के अंदर अनसर्टेनिटी। ट्रायंगल पी का मतलब है अनसर्टेनिटी इन प्रेशर। सर 8.1 आई है परसेंटेज अनसर्टेनिटी। अच्छा, 8.1 हो गया, सही है। जी अब सर। ऐसे फाइनल आंसर को ट्रांसफॉर्म करो। फर्स्ट आंसर तो आपको पता है 7.5 × 10⁻4, 7.4 था सर। ठीक है, 4 ही है। अब इसका फातिमा 8% निकाल लो, 8.1%। जल्दी करें, यूनिट 2 में बस 10-15 मिनट की चीज रहती है, वो कवर करनी है। सर इसका आ रहा है 5.9 × 10⁻³ तो 5.9 है तो 0.59, तो 0.59 को 0.6 कर लेते हैं। 10⁻4 इसलिए करते हैं कि पावर्स को बैलेंस करना जरूरी है, एक बात। और जितने डेसिमल प्लेसेस आपके इसके हैं उतने डेसिमल प्लेसेस इसकी भी होनी चाहिए, तो 1 डेसिमल प्लेस में दोनों क्या है। देखो अनसर्टेनिटी एक सिग्निफिकेंट में है, अनसर्टेनिटी के 2 रूल याद रखें। 1 सिग्निफिकेंट फिगर होना चाहिए, आपका 1 है, 0.6 में एक सिग्निफिकेंट फिगर है, और अनसर्टेनिटी के डेसिमल प्लेसेस एक्चुअल आंसर के डेसिमल प्लेसेस से मैच करने चाहिए, तो आपके वो मैच कर रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स व्हाई ये हमारे पास फाइनल आंसर विद इट्स अनसर्टेनिटी आ गया, ठीक है। सही है सर। अब अनसर्टेनिटी की प्रैक्टिस अच्छी होगी माशाल्लाह। अब मैं आता हूँ जरा एरर्स के ऊपर। 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं इस चैप्टर में, 4 इंपॉर्टेंट टर्म्स। चलें, अब पहला अशर एक है, सबसे पहले रैंडम एरर, एरर, सिस्टमैटिक एरर। गुड, सिस्टमैटिक एरर, सिस्टमैटिक एरर। और फातिमा एक इंपॉर्टेंट टर्म है इसमें, प्रिसिजन, क्या चीज, प्रिसिजन एंड एक्यूरेसी। और एक है एक्यूरेसी।
एक्यूरेसी। चलें आप लोग सोचें ज़रा इनके ऊपर। तो सबसे पहले मुझे आप इस तरह करें कि रैंडम वर्सेस सिस्टमैटिक एरर, जो आपके माइंड में आता है ज़रा आप बोलें, फिर मैं आपको ज़रा गाइड करूँगा, ठीक है? सर सिस्टमैटिक एरर जो होगा वो किसी कंपोनेंट की वजह से होगा और रैंडम एरर हमारी वजह से हुआ होगा। अच्छा, सिस्टमैटिक एरर कंपोनेंट से होगा और रैंडम पर्सन के इनएक्सपीरियंस की वजह से हुआ होगा, ये कहना चाह रहे हो आप? जी सर। चलें देखते हैं, सही हो गया। मैं काफ़ी हद तक अच्छे से एग्री करूँगा कि रैंडम एरर बेसिकली इन एक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन से हो सकता है, इन एक्सपीरियंस ऑफ पर्सन से हो सकता है, या लैब का एरर हो सकता है, लैब कंडीशन में टेम्परेचर आपने वो कर दिए, ठीक है, और आपने पैरेलक्स एरर कर दिए, क्या कर दिए, आंख को सामने नहीं रखा फातिमा। तो इस तरह की जितने भी एरर्स हैं ना, ये दोनों चीज़ें बेसिकली इन एक्सपीरियंस के आती हैं। फातिमा गाड़ी पे जा रही है मामा के साथ, फातिमा स्पीडोमीटर को देख रही साइड से, उसको नीडल पे स्पीड 120 नज़र आ रही है। मामा कह रही है मैं 100 पे जा रही हूँ, फातिमा कहती है मामा आप 120 पे जा रही हैं, बिकॉज फातिमा साइड से देख रही है, ठीक है। तो ये पैरेलक्स एरर है, ये रैंडम एरर है। तो रैंडम एरर की अच्छी बात ये कि अगर आप रिपीट करें, क्या करें, रिपीट करें रिपीट तो चले करें जाते हैं। या एवरेज करें, तो आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। तो रिपीट या एवरेज से इट कैन बी इम्प्रूव, इट कैन बी इम्प्रूव, इट कैन बी एलिमिनेटेड, क्या ठीक हो गया। लेकिन सिस्टमैटिक एरर पे अगर आ जाए, ये इंस्ट्रूमेंट का एरर होता है, ठीक है, इंस्ट्रूमेंट का, यानी इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो नॉन जीरो रीडिंग है, फातिमा ने कोई इंस्ट्रूमेंट यूज किया, लाइक असल ने मेरी गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश की है, एंड असल वाज शॉक्ड कि सर की गाड़ी भी स्टार्ट ही नहीं हुई, और सर की गाड़ी का स्पीडोमीटर पहले से 30 पे कैसे है, ये देखें, ये 30 है ना, ये 0 है। अक्षर कहते हैं ये क्या, अभी गाड़ी का स्विच ऑफ है, गाड़ी का स्विच ऑफ है, ये नीडल पहले से 30 पे है। वो मैंने स्नैपचैट पे स्टोरी लगाने की वजह से ना कि 130 पे जाऊंगा तो लोगों लगे 130 पे जा रहे हैं, हालांकि असल में मैं 100 पे था, ठीक है। तो ऐसा एरर फातिमा जिसमें इंस्ट्रूमेंट नॉन जीरो रीडिंग दे रहा हो, जब आपने इंस्ट्रूमेंट को यूज ही नहीं किया। असल ने कोई वोल्ट मीटर यूज किया सेल की वोल्टेज के लिए, अभी वोल्ट मीटर सेल से टच ही नहीं किया, तो वोल्ट मीटर नॉन जीरो रीडिंग दे रहा है, क्या दे रहा है, नॉन जीरो रीडिंग। तो ये भी हमारे पास सिस्टमैटिक एरर है। इसको आप रिपीट से या उससे ठीक नहीं कर सकते। इट कैन नॉट बी इम्प्रूव्ड बाय रिपीटिंग द एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बाय रिपीटिंग। तो इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रूमेंट को ही चेंज करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंस्ट्रूमेंट को हमें हर हाल में चेंज करना पड़ेगा, वरना हम इस एरर को किसी भी सूरत खत्म नहीं कर सकते। ठीक हो गया, समझ आ गई। अच्छा, रैंडम एरर के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है ना, एक्सपीरियंस पर्सन है, ठीक है, तो आप जो है ना चांसेस ये हैं कि आप इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं इस एरर को। एक्सपीरियंस कैन रिमूव रैंडम एरर, ठीक है, समझ आई। अच्छा, अब आपको मैं एग्जांपल देता हूँ सिस्टमैटिक एरर को करेक्ट कैसे करते हैं। करेक्शन रैंडम एरर का तो आपने क्या दिया, रिपीट करेंगे, एवरेज ले लेंगे, लेकिन सिस्टमैटिक एरर की करेक्शन कैसे है। फॉर एग्जांपल, अगर मेरी गाड़ी का मीटर स्टार्ट ही 30 से हो रहा है, लेकिन फातिमा जब गाड़ी रियल में 130 पे पहुंच जाएगी, तो फिर 130 माइनस 30। यस, तो इसका मतलब ये है कि आपने 0 से आगे एडिशनल रीडिंग ली थी ना, तो दिस वाज पॉजिटिव 0 है, ये क्या था, पॉजिटिव 0 है, ये 0 एरर है, लेकिन ये पॉजिटिव है, तो इसको माइनस कर देंगे। लेकिन अगर इसको हम क्या करेंगे, इसको करेक्शन का तरीका क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करेंगे। फातिमा की बात ठीक है कि 130 में से 30 माइनस करेंगे तो 100 हमारी क्या आ जाएगी, स्पीड आ जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जिसमें अगर असल नीडल ऑलरेडी 0 से बिलो है, सपोज करें ये 0 है और असल गाड़ी को स्टार्ट करे, असल कहता है ये -20 पे है इस वक्त तो मीटर, फिर ये ऐड कर देंगे। अब बताएं अगर 100 पे गाड़ी जा रही है तो क्या है 100 पे, नहीं 120 पे, तो रियल आंसर क्या हो जाएगा, 100 प्लस 20, तो इसका मतलब 120 किलोमीटर पर आवर, ये हमारी, ये बात समझ आ गई। अच्छा,
एक जी। और बात, अभी मैं ना थोड़ा आपको एडवांस लेवल पे लेके जा रहा हूँ चीज़ों में, पहले मैंने बहुत बेसिक चीज़ें आपको करवाई थी, ठीक है। अब देखना, अब अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी गाड़ी है जो 30 से स्टार्ट हो रही है, एग्जामिनर कहता है कि आपको कैसे पता लगेगा कि सर नुमान की गाड़ी में सिस्टमैटिक एरर है। ये वेलोसिटी है गाड़ी की इन किलोमीटर पर आवर, ठीक है, और ये नंबर ऑफ रीडिंग्स है, यानी आप जितनी दफ़ा स्पीड नोट करते हैं, 0 एक दफ़ा नोट करते हैं, 2 दफ़ा नोट करते हैं, 3 दफ़ा, चलिए 1 ले लें, 2 3 4 5, ठीक है। अब मुझे बताएं, अभी आपने जो फर्स्ट रीडिंग दी है, फर्स्ट रीडिंग, ये फर्स्ट रीडिंग है, फर्स्ट रीडिंग पे देखें इंटरसेप्ट 0 है या नॉन जीरो वाई इंटरसेप्ट है? नॉन जीरो। नॉन जीरो वाई इंटरसेप्ट है। तो नॉन जीरो वाई इंटरसेप्ट इस बात की आइडेंटिटी है कि इस ग्राफ में सिस्टमैटिक एरर है। क्या सिस्टमैटिक एरर है? वरना ग्राफ 0 से भी तो स्टार्ट हो सकता था। ग्राफ कितने से स्टार्ट हो सकता था? 0 से। अब एक्चुअली देखो ग्राफ 0 से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ, इसका मतलब ये है कि हमने भी गाड़ी को स्टार्ट ही नहीं किया, तो निडल 30 पे क्यों है? ये सिस्टमैटिक एरर है। लेकिन रैंडम एरर के लिए क्या होगा? एग्जामिनर ये पूछता है कि आपको पता कैसे लगेगा रैंडम एरर है? तो वो जो वैल्यूज है ना, बार बार वो स्कैटर्ड करेंगी। क्या करेंगी? स्कैटर्ड करेंगी वैल्यूज अराउंड ट्रू वैल्यू, स्कैटर्ड करेंगी अराउंड ट्रू वैल्यू। तो ये है रैंडम और सिस्टमैटिक एरर का ग्राफिकल तरीका। आई समझ? तो इसीलिए हम बेस्ट फिट लाइन मारते हैं एग्जाम्स में, ताकि हम रैंडम एरर को एलिमिनेट कर सकें। आई समझ? सर तो बेस्ट अब फिट लाइन में कितने पॉइंट्स जो है उसके ऊपर होनी चाहिए, लाइन के ऊपर? बच्चे, बेस्ट फिट लाइन इज लाइक अ रोड जो घरों के पास से गुजरे, लेकिन जरूरी नहीं कि घरों के ऊपर से गुजरे। सपोज करें चारों क्लास घर है, देखो चारों को लग रहा है कि जैसे रोड इनके पास से गुजर है, लेकिन आपने रोड को पास से गुजारने के लिए लाइन की लिनियरिटी को डिस्टर्ब नहीं करना, लाइन की शेप को डिस्टर्ब नहीं करना। आई समझ? ओके सर। यानी कुछ पॉइंट दूर होते तो दूर हो जाएं, लेकिन ओवरऑल मैक्सिमम पॉइंट से आपको लगे कि लाइन पास हो रही है, ठीक है। अगर एक पॉइंट ऐसे है तो ऐसे इसको एनॉमलिस कर सकता है, ठीक है, ऐसे। अच्छा, अब बच्चों अगले दो कॉन्सेप्ट है प्रिसीजन और एक्यूरेसी, ये बताएं फिर मैं आपको भेजता हूँ। अच्छा, एक है प्रिसीजन, ठीक है, और एक है एक्यूरेसी। अच्छा, पहले सबसे पहले डेफिनेशन पे आते हैं। प्रिसीजन क्या होता है बच्चों? सेट ऑफ मेजर्ड वैल्यूज व्हिच आर बोले क्या होता है करेक्ट, प्रिसीजन? लेकिन ट्रू वैल्यू पे मतलब हाँ, सेट ऑफ मेजर्ड वैल्यू व्हिच आर क्लोज टू द ट्रू वैल्यू। गुड, set of measured values which are close to each other, which are close to each other। फातिमा, ट्रू वैल्यू के लिए यहाँ पे जरूरी नहीं है। फॉर एग्जांपल देता हूँ, अगर एक वायर का डायमीटर है, ठीक है, अशर ने एक वायर का डायमीटर निकाला है, डायमीटर, ठीक है। अब वो डायमीटर हम कहते हैं कि 0.38 एक दफा रीडिंग आ गई, ये रीडिंग नंबर 1, ठीक है। अब 0.37 आ गया, ये रीडिंग नंबर 2 है। 0.36 आ गया, रीडिंग नंबर 3 है, ठीक है। अब ये डायमीटर की तीन वैल्यूज हैं, 1 2 और 3। अब ये तीनों रीडिंग आपस में प्रिसाइज इसलिए हैं कि तीनों में 2 डेसिमल हैं। कितने? 2 डेसिमल। डेसिमल हैं सब में। एक बात, और दूसरी बात, ये तीनों रीडिंग्स अगर हम मिलीमीटर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? मिलीमीटर की। तो ये तीनों रीडिंग माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ली गई हैं, इसलिए प्रिसाइज है। ये क्या है आपस में? लेकिन देखना, अगर ये रीडिंग ऐसे होती, अशल कहता 0.38, एक कहता 0.4 और एक कहता 0.5। अब यहाँ पे दो मसले हैं, ये दोनों वैल्यूज आपस में प्रिसाइज तो हैं, लेकिन इसके साथ प्रिसाइज नहीं है, ठीक है। तो यहां से प्रिसीजन खराब हो गई है, ठीक है। एक्यूरेसी की बात करें तो चले 0.4 के आसपास है, बट प्रिसीजन नहीं है यहाँ पे, बिकॉज डेसिमल प्लेस सेम हो गए। और दूसरी बात, ये दोनों रीडिंग्स अगर हम मिलीमीटर की बात करें तो ये वर्नियर कैलिपर से रीडिंग ली हुई है, और ये वाली माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से ली हुई है, क्योंकि माइक्रोमीटर स्क्रू गेज 1 मिलीमीटर के 2 डेसिमल तक जा सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आपने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया ना, तो आप प्रिसीजन एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते। असल ये नहीं हो सकता कि एक लेंथ अशर निकाले स्केल से, मैं निकालूं वर्नियर कैलिपर से।
फातिमा ने काले बोला माइक्रोमीटर स्क्रू गेज से। हम तीनों 100% एक्यूरेट भी हो जाए ना, हम प्रिसाइज नहीं हो सकते, बिकॉज हम तीनों ने इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट यूज किए। क्या किए? इंस्ट्रूमेंट। तो आपने प्रिसीजन में एक बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो याद रखनी है, जब भी dp इज नॉट इक्वल टू dp, ठीक है, दोनों दो रीडिंग के डेसिमल प्लेसेस सेम नहीं है, तब भी प्रिसीजन नहीं हो सकती। दूसरी बात, अगर इंस्ट्रूमेंट आपने चेंज कर दी, क्या कर दिया? इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिया, दोनों केस में प्रिसीजन नहीं हो सकती, दोनों केस में प्रिसीजन नहीं हो सकती। और तीसरी बात आपने इसलिए याद रखनी है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर आप मीटर रूल लेते हैं, क्या लेते हैं? मीटर रूल। अब उसमें ना 0.1 सेंटीमीटर सबसे लीस्ट रीडिंग है, लेकिन असल यही वर्नी कैलिपर लेता है 0.01 सेंटीमीटर इसकी है, लेकिन फातिमा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज लेती है, तो 0.001 सेंटीमीटर इसकी प्रिसीजन है। अब मुझे बताएं, तीनों की प्रिसीजन डिफरेंट है, क्या है? डिफरेंट है। अगर आप रूलर से 3 दफे रीडिंग लें वो प्रिसाइज हो सकती हैं, वर्नी कैलिपर से लें प्रिसाइज हो सकती हैं, माइक्रो से भी लें प्रिसाइज हो सकती हैं, लेकिन असल कहे मैं लूंगा मीटर रूल से, फातिमा कहे मैं लूंगी वर्नी कैलिपर से एक चीज की लेंथ, मैं कहूँ मैं माइक्रोमीटर स्क्रू से। अब हमारी रीडिंग प्रिसाइज हो ही सकती है, हमने इंस्ट्रूमेंट चेंज कर दिए। क्या कर दिए? इसी तरह प्रोटेक्टर नहीं होता सर, डी जी सर। अच्छा, आप बच्चों अगर प्रोटेक्टर को गौर से देखें ना, प्रोटेक्टर में 1 डिग्री लीस्ट प्रिसीजन है। अब प्रोटेक्टर में 0.5 डिग्री पॉसिबल ही नहीं है, 0.50 भी पॉसिबल नहीं है, यानी इस तरह नहीं हो सकता। प्रोटेक्ट असल कहते हैं मैंने एंगल रिकॉर्ड किए, 0.1 डिग्री रिकॉर्ड किए, ये हो ही नहीं सकता। इसी तरह फातिमा कहती है टेम्परेचर में भी 1 डिग्री लीस्ट काउंट है, इससे कम नहीं हो सकता। स्टॉप वॉच क्या 0.01 सेकेंड मोस्टली, ठीक है। इसके अलावा बैलेंस, डिजिटल बैलेंस, उसका भी 0.01 ग्राम। आई समझ? तो ये डिफरेंट चीजों की प्रिसीजन है। इसके लिए मैं आपको एक टेबल भेजूंगा, आपने उस टेबल को देखना है, आपको हर इंस्ट्रूमेंट की प्रिसीजन पता लगेगी। क्या पता लगेगी? प्रिसीजन। ठीक, ये डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट की हमारे पास क्या चीज है बच्चों? लीस्ट काउंट है। क्या चीज है? तो यहाँ पे मेरे भी फातिमा ये है लीस्ट काउंट इंस्ट्रूमेंट। आई समझ? डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के हमारे पास हैं। एक्यूरेसी बताएं, एक्यूरेसी के लिए क्या कर सकते हैं? एक्यूरेसी सेट ऑफ, क्या बोलेंगे? measured values which are close to true value, which are close to true value. फॉर एग्जाम्पल, अब देखना मैं एक्यूरेसी की बात बताता हूँ। अगर एक सेल की वोल्टेज है, अशल को पता है कि सेल की वोल्टेज 3.5 वोल्ट रियल वोल्टेज है सेल की, ठीक है। अशल ने रीडिंग 1 ली, रीडिंग 1 3.4 वोल्ट, रीडिंग 2 ले ली 3.56 वोल्ट, रीडिंग 3 ले ली 3.481 वोल्ट। अब मुझे एक बात बताएं, ये तीनों रीडिंग्स सच बताएं, क्या फातिमा इसके क्लोज नहीं है? गौर से देखो फातिमा, जरा गौर से देखो, ये तीनों रीडिंग जो मैंने ली हैं, ये तीनों रीडिंग इस रियल वाली रीडिंग के क्लोज है कि नहीं है? है, लेकिन है सबसे क्लोज लेकिन डेसिमल थर्ड प्लेसेस वाली सेम है। नहीं है। हाँ, थर्ड ज्यादा क्लोज है, लेकिन आप देखें तीनों रीडिंग्स का आपस में डेसिमल प्लेसेस मैच नहीं कर रहे, ठीक है। हम ये तो बात कह सकते हैं फातिमा कि शायद ये वाली रीडिंग और ये वाली रीडिंग आपस में एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज भी है, बिकॉज रियल जो हमारे पास रियल वोल्टेज है एक सेल की, रियल सेल की जो वोल्टेज है वो 3.5 है, हमारे पास 3.4 आ रहा है। इसका मतलब ये है कि एक डेसिमल में, ये भी एक डेसिमल में, और 3.5 और 3.4 में इतना फर्क नहीं है, तो एक्यूरेट भी कैसे प्रिसाइज भी। लेकिन मैं कह रहा हूँ एक्यूरेट है, लेकिन प्रिसाइज नहीं है, बिकॉज इनके डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट है। क्या है? प्रिसीजन में देखो सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों क्यों प्रिसाइज किया, आप कीबोर्ड से देखो जरा, इन तीनों के डेसिमल प्लेसेस सेम है। क्या सेम है? तो मैंने बोला है ना,
प्रिसीजन के लिए डेसिमल प्लेसेस का सेम होना जरूरी है और इंस्ट्रूमेंट सेम होना जरूरी है। इन तीनों का मसला ये कि इन तीनों के डेसिमल प्लेसेस डिफरेंट हैं, इनके इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट है। आई समझ? यस सर। तो प्रिसीजन में डेसिमल प्लेसेस को देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट को देखते हैं। एक्यूरेसी में देखते हैं कि हमारी जो सेट ऑफ वैल्यूज हैं वो रियल आंसर के कितने क्लोज हैं। ये तीनों वैल्यूज एक्यूरेट है फातिमा। 3.4 भी 3.5 की क्लोज है, 3.56 भी क्लोज है, 3.481 भी क्लोज है। दे ऑल आर एक्यूरेट, दे आर नॉट प्रिसाइज बिकॉज इनके डेसिमल रियल आंसर के डेसिमल से मैच ही नहीं करते। समझ आई? यानी मैं एग्जांपल देता हूँ, हमारे पास इस तरह था ना, मैं एक और आसान सी एग्जांपल देता हूँ। ये देखो, ये एक टारगेट है, इस टारगेट पे अशर को मैंने कहा तुमने वो डॉट्स वाली गेम खेलनी है, ठीक है। अशर ने क्या किया, तीनों दफा डॉट्स इधर मार दिए ये। अब मुझे बताइए सेट ऑफ वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर हैं, क्या है? क्लोज टू ईच अदर हैं। दैट्स व्हाई दे आर प्रिसाइज बट दे आर नॉट एक्यूरेट, दे आर नॉट एक्यूरेट। लेकिन अगली डायग्राम आती है जिसमें फातिमा को मैंने गेम खेलने को बोला है। फातिमा ने क्या किया सर, यहाँ पे इधर ये टारगेट था, तो फातिमा ने क्या किया, 3 रीडिंग ले ली। फातिमा ने एक रीडिंग लेट्स सपोज इधर लगा दी, एक इधर लगा दी और एक इधर। अब देखो ये तीनों ट्रू वैल्यू के तो क्लोज हैं, दे आर एक्यूरेट बट दे आर नॉट प्रिसाइज। ये आपस में क्लोज नहीं है, यहाँ पर क्लोज नहीं है। अब तीसरी एग्जांपल देखना। अब तीसरी एग्जांपल ये कि मैंने कहा यहाँ पे आप हिट मारना है। ऐसे ने क्या किया, तीनों इधर भी, चलो सर एक मिनट, इधर 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 और इधर, ये तीनों पॉइंट ऐसे ने इधर लगा दिए, तीनों डॉट्स, ठीक है। अब चेक करें, ये प्रिसाइज भी है बिकॉज तीनों ब्लू डॉट्स आपस में क्लोज हैं एक, और दूसरी बात एक्यूरेट भी है बिकॉज ये ब्लैक यानी रियल वैल्यू क्लोज है। समझ आई? तो ये वाली एक्यूरेट तो है, प्रिसाइज नहीं है। ये वाली प्रिसाइज भी है और एक्यूरेट भी है। ये वाली ना तो ये प्रिसाइज है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ये वाली क्या है, प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है, एक्यूरेट नहीं है। और लास्ट एग्जांपल, कौन सी प्रिसाइज और कौन सी एक्यूरेट नहीं है, अगर ये सर्कल आ जाता है, ठीक है, और अशर ने डॉट्स इधर लगाने थे, एक डॉट इसने मार दिया इधर, एक मार दिया इधर और एक मार दिया इधर। अब ये ना तो एक्यूरेट है और ना ये प्रिसाइज है, ना तो ये तीनों क्लासेस आपस में क्लोज हैं, ना ये ट्रू वैल्यू क्लोज है। ठीक हो गया बच्चों? ये थी चैप्टर 1 की रिवीजन। सही है? अच्छा समझ आया आपको? जी सर। प्रीफिक्सेस आपको ऑलरेडी आते हैं, यूनिट्स आपने कर ली है, अनसर्टेनिटी कर ली है, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर, ये सारे का सारा आपने कर लिया इंशाल्लाह। बाकी है कि इसके मैं आपको क्वेश्चन असाइन कर दूंगा, क्लास के बाद मैं आपको मैसेज कर दूंगा, ठीक है। आई हैव अनदर क्लास इंशाल्लाह। कल जो है हम नेक्स्ट काइनेमैटिक्स की रिवीजन करेंगे, ठीक है। किसी दिन हम शॉर्ट चैप्टर तो 2, किसी दिन 1, लेकिन हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो इंशाल्लाह कल काइनेमैटिक्स करेंगे। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।